ओसाफ मंजिल में एक से जायद काम वालियों का इजाफा हो चुका था। शादी के दिन करीब थे तो उसके हिस्से का काम भी बढ़ गया था। आज समरीन की मेहंदी थी। मेहमानों से भरे घर में हर तरफ रंग बिरंगे आंचल ही नजर आ रहे थे। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। वो बच्चे के साथ ही छोटे मोटे काम निपटा रही थी और गाहे बगाहे आने वाले मेहमानों और रिश्तेदारों का भी जायजा ले रही थी। बच्चे की माँ तारिक साहिब की सगी बहन थी। अपनी भतीजी की शादी पर तो वो जरूर आएगी, मगर उसे अभी तक कोई ऐसी औरत नहीं नजर आई थी जिसके मुतालिक वो ये गुमान करती कि वही उस बच्चे की माँ होगी। ज्यादातर चेहरों को वो पहचानती थी, कोई भी नया चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मेहमानों की देखभाल और उन्हें मशरूब पेश करने की जिम्मेदारी उस पर आई तो उसने उस नन्ही जान को किचन के दरवाजे के पास बिठाया, सुगरा को उस पर नजर रखने का कहा और ट्रे उठाए सीढ़ियां चढ़ गई। ख्याल था बस 2 मिनट में पेश करके नीचे आ जाएगी, मगर 2 से 10 मिनट लग गए। नीचे आई तो सुगरा उसे उठाए खड़ी थी। बच्चा दर्द की शिद्दत से चीख चीख कर निढाल हो चुका था। हाय अल्लाह जी, इसे क्या हुआ? बौखला गई। दरवाजे में हाथ आ गया। नन्हे से सुर्ख हाथ पर नजर पड़ते ही रूबी के पैरों तले से गोया जमीन निकल गई। मैं कहकर गई थी इसका ख्याल रखियो। है कितने काम देखूं मैं। सुगरा तपी खड़ी थी। वो रोते बिलखते बच्चे को उठाए उसी वक्त तारिक साहिब के पास चली गई, जो खाने का हिसाब किताब देख रहे थे। वो जी बच्चे का हाथ आ गया दरवाजे में। उन्होंने सर उठाया, एक नजर उसे देखा, दूसरी नजर रोते हुए बच्चे पर डाली, फिर पास खड़े बेटे से यूं मुखातिब हुए जैसे उन्होंने रूबी को कोई बात सुनी ही ना हो। वो मसला ज्यादा अहम था जिसमें वो उलझे खड़े थे। वो अपनी जगह खड़ी रह गई। फिर वो मालकन के पास गई, उसके बाद अपने बड़े साहिब के छोटे भाई के पास। मायूस होकर वो रशीदा के यहाँ चली गई। उसे हॉस्पिटल ले जाओ रशीदा। बच्चे की हालत देखकर खुद रशीदा को तरस आ गया। फौरन से चादर उठाई, बच्चा लिया और हॉस्पिटल चली गई। उस तमाम अरसे में रूबी खाली जहनी कैफियत में अपने मालिकों का काम करती बोलाई बोलाई सी फिरती रही। नन्ही नन्ही सी उंगलियां कितनी सुर्ख हो रही थी। चांद से चेहरे पर, गाल और माथे पर कैसे खराश आई हुई थी और वो कितना चीख चीख कर रो रहा था। वो उसे सोच सोच कर बहुत परेशान होती रही। मेहंदी की रस्म अदा की जा रही थी। फारिग होकर वो बाहर सहन की सीढ़ियों पर जा बैठी। नोकिया का टच बटन मोबाइल हाथ में था। मुंतजिर निगाहों से स्क्रीन को तक रही थी। बैलेंस तो ही नहीं कि कॉल कर लेती, ना ही कभी कॉल करने की जरूरत पेश आई थी। अम्मा ही फोन करती थी। यकायक मोबाइल बज उठा। रशीदा की कॉल थी। मैं पहुंच गई हूँ घर, आज आप। वो फौरन से उठकर दरवाजे की तरफ भागी। अजलत में कदम उठाती दाएं तरफ गली में मुड़ गई। जो पहला दरवाजा नजर आया उसे खोलकर अंदर चली गई। बिल्कुल सामने ही चारपाई पर रशीदा बैठी थी। बच्चा पहलू में ही सोया पड़ा था। कुछ बेकरारी से वो उस पर झुकी, उसका माथा चूमा, उसके नन्हे से हाथ को देखा जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। एक हाथ से पंखा झलते हुए रशीदा ने ठंडी आह भरी। डॉक्टरनी ने तो मुझे अच्छी खासी झाड़ पिला दी। समझ रही थी मेरा बच्चा है। मेरी लापरवाही से हाथ दरवाजे में आ गया होगा। और चोट सिर्फ एक तो नहीं थी रूबी, कल साइमा बीबी के बेटे ने धक्का दिया था तो सीढ़ियों से गिर गया, उसने ग्लोगीर आवाज में बताया। रशीदा गहरी सांस लेकर रह गई। देखा रशीदा, सर उठाकर मुखातिब हुई। यतीम बच्चे के लिए एक जरा सा काम ही तो कहा है तुझे, तो ऐसे कह रही है जैसे ये काम बहुत आसान हो। भाई मुझे क्या पता उसका चच्चा कौन है, कहाँ रहता है, ना मुझे इसकी माँ की कोई खबर है। तू इतने सालों से उनके पड़ोस में रह रही है, कुछ तो पता होगा तुझे, कुछ तो। देख मुझे बस इतना पता है कि वो कोई बड़ा अमीर आदमी है, इस्लामाबाद में रहता है, बस। रशीदा ने बकायदा सर पर दुपट्टा जमाते हुए हाथ खड़ा किया। तो अपने घर वाले से बात तो कर, कुछ तो पता होगा उसे। मुझे बस फोन नंबर चाहिए या फिर घर का पता, बाकी मैं सब खुद देख लूंगी। रशीदा ने ताज्जुब से उस धान पान सी लड़की को देखा जिसका खुद का कोई सहारा ना था। वो लावारिसों की तरह पलते उस बच्चे के लिए सहारा ढूंढ रही थी। क्या खबर तेरी ये नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए और वो तेरे लिए आसानियां कर दे। वो मिन्नत समाजत पर उतर आई और रशीदा ने ठंडी आह भरी।
अच्छा ठीक है, बात करूंगी मैं। वो वादा नहीं कर सकती थी। रूबी ने खुश होकर ममनून निगाहों से उसे देखा, फिर बच्चे को एहतियात से बाजू में उठा लिया। दवाइयों का शॉपर भी साथ था। डॉक्टरनी कह रही थी बच्चा बहुत कमजोर है, सेहत का ख्याल रखो। तशवीश से कहा, जितना हो सके रखती तो हूँ, दूध में पानी डाल कर देती हूँ। बड़ी बेगम एक एक चीज पर नजर रखती है। रशीदा को अफसोस हुआ। तुम मेरे से ले जाइयो, कुछ चाहिए हो तो। जालिम लोग अल्लाह के कहर से नहीं डरते। यतीम के साथ ऐसा सलूक। उसे सीने से लगाए चौखट अबूर कर गई। घर पहुंचते ही सीधा अपने कमरे में गई। बच्चे को एहतियात से सुलाने के बाद चारपाई को खींच खांच कर खिड़की के पास रखा। बराबर में बैठकर बहुत नरमी और अफसोस से उसके चेहरे को देखा। लंबी पलकों पर जगह जगह नमी ठहरी थी। सुता हुआ गुलाबी चेहरा कितना जर्द हो रहा था। नन्हे नन्हे से होंठ बिंचे हुए थे। वो वाकई में बहुत कमजोर लग रहा था। बस कुछ दिन और, तुझे मैं यहाँ तो नहीं रहने दूंगी। उसके गिर्द बाजू डाले तसल्ली दी। खिड़की के उस पार ऐन सामने शादी वाला घर रोशनियों से जगमगा रहा था। मेहमानों की आमदोरफ्त ताहाल जारी थी। दरवाजे के पास ही तारिक साहिब खड़े थे, कुछ पैसों का हिसाब किताब करते हुए। अल्लाह के कहर को दावत देते लोग अल्लाह के नाम पर, सदका खैरात के नाम पर अच्छी खासी रकम निकालने का सोच रहे थे, ताकि उनकी अपनी औलाद की खुशियां सलामत और महफूज रहें। नीम तारीकी में आंखों की चुभती हुई रोशनी लैपटॉप स्क्रीन पर थी। टाइपिंग हो रही थी, मगर टाइपिंग की आवाज बहरहाल नहीं थी। उसे प्यास लग रही थी। हलक सूख कर कांटा हो रहा था। किसी कदर कोशिश से वो कोहनी के बल ऊपर हुई। हाथ बढ़ाकर साइड टेबल का लैंप ऑन किया। पानी का जग या गिलास वहां नहीं रखा था। कुछ चाहिए? लैपटॉप कुशन से हटाकर एक तरफ रखते हुए वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो चुका था। पानी। उसकी आवाज नींद से बोझल और आंखें खुमार भरी थी। मध्यम सी रोशनी में भी उसके चेहरे की पसमर्दगी को महसूस कर सकता था। गुज़श्ता कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब थी। दोबारा हॉस्पिटल भी ले जा चुका था। वो मेडिसिन और जरूरी सप्लीमेंट्स भी ले रही थी, मगर कभी बुखार, कभी सर दर्द और कभी कमजोरी के बायस तबीयत निढाल होती रही थी। लहाफ हटाकर एक साइड पर करते हुए वो रूम फ्रीजर की तरफ बढ़ गया। पानी की बोतल और गिलास उठाकर उसके पास आया तो वो तब तक उठकर बैठ चुकी थी। उसने गिलास लेकर पानी पिया। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? वो पूछ रहा था। जन्नत ने खाली गिलास साइड टेबल पर रखते हुए उसे देखा। पिछले 3 दिनों से वो ऐसे ही एक नजर उस पर जरूर डालती थी, शक, हैरत और उलझन भरी नजर। मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आया था? उसने पूछा। नहीं, क्यों? उसके सवाल पर कुछ हैरान हुआ। तुम मुझसे पूछते हो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? मतलब तुम पूछते हो? हाथ से इशारा किया। नहीं पूछना चाहिए, पूरे 5 माह तक तो नहीं पूछा, तो अब क्यों? सवाल बजा था, एतराज भी बजा। वो लाजवाब हुआ। जेरे लब कुछ बुरबुराते हुए वो तकिए को दुरुस्त करती नीम दराज हो गई। फारिस दूसरी तरफ अपनी साबका पोजीशन में आकर बैठ गया था। लहाफ टांगों पर डालते हुए कुशन पर लैपटॉप रखा और एक बार फिर अपना काम करने लगा। वो उसकी जानिब करवट बदलकर गाल के नीचे हाथ रखे खामोशी से उसे देखने लगी। आंखों पर फ्रेमलेस ग्लास थे। पेशानी पर बाल तरतीब से बिखरे हुए थे। यकसुई से अपना काम करते हुए वो इतराफ से यकसर बेनियाज नजर आता था। जानते हो डॉक्टर आमना मुझसे क्या कह रही थी? उसकी आवाज नींद से मुतासर लग रही थी। क्या कह रही थी? फारिस ने नजरों का जाविया नहीं बदला था। कीपैड पर उंगलियां तेजी से मुतहरिक थी। आप टेंशन ना लें मिसेस फारिस। क्या मतलब? क्यों टेंशन ना लूं? ये डॉक्टर्स इस तरह की नसीहतें हमें क्यों करती हैं? मतलब शोहरों से नहीं कह सकती अपनी बीवियों को टेंशन ना दो। धीमा सा लहजा, कुछ नरमी, कुछ खुफगी बड़ा। मिसेस फारिस, उसकी बातें, उसका गुस्सा, लहजा, अंदाज, वो ऐसे ही लड़ने के चक्रों में उसके दिल के तार छेड़ गई थी। फारिस ने बेसाख्ता लैपटॉप से नजरें हटाकर उसे देखा। उसे लगा वो अपना फोकस अपने काम पर नहीं जमा सकेगा। धीमी सी जरका रोशनी में जन्नत का मोमी चेहरा नुमाया था। सुर्ख आंखों में खुफकी ठहरी हुई थी। पेशानी पर ढेर सारे बाल थे। एक लम्हे के लिए अगर उसके तासुरात नरम होते थे तो दूसरे पल वो शदीद गुस्से में नजर आती थी। अच्छा बताओ, क्या टेंशन है तुम्हें? उसका ये अंदाज, लहजा, रवैया जन्नत के लिए कतई नया था।
वो लम्हे भर के लिए हैरान, फिर दूसरे पल कुछ परेशान और तीसरे सेकंड में सदमे से बाहर आ गई। तुम ही तो हो मेरी सबसे बड़ी टेंशन, भुना कर कह दिया। गुज़श्ता 3 दिनों से वो जिस तरह उसका ख्याल रख रहा था, तो ना चाहते हुए भी उसे खामोश रहना पड़ा था। उसे गुस्सा, नाराजगी, खुफगी और कुछ भी नहीं दिखा सकी थी, बस खामोश रही थी। अब मजीद खामोश नहीं रह सकती थी। मैंने कहा था मुझे तुम्हारे साथ कमरा शेयर नहीं करना, और देखो मुझे बेड तक शेयर करना पड़ रहा है। और आंटी से तुम कहते हो शी इज फ्री टू डू वट एवर शी वांट्स, ये अपनी मर्जी से कुछ भी करने में आजाद है। बाकायदा चेहरे के उतार चढ़ाव के साथ उसने फारिस की नकल उतारी। उसने अपने लबों पर उमड़ती मुस्कुराहट को दबा लिया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए इसलिए किया। कोहनी के बाल ऊपर करके उसने फारिस को मशकूक नजरों से घूरा। पहली बार तो खराब नहीं हुई, और याद है तुमने एक बार मुझे हाथ से पकड़कर बेड से उतारा था। सोना है तो सोफे पर सो जाओ, वरना इस कमरे से दफा हो जाओ। आवाज भारी करके, चेहरे के तासुरात सख्त करके उसकी नकल बहुत खूबसूरती से उतारी थी। वो महज गला खनकार कर रह गया। उस दिन भी मेरी तबीयत खराब थी, सर में दर्द था, हाथ पांव दुख रहे थे। उस दिन तो तुमने मेरी कोई तीमारदारी नहीं की थी। फारिस को अंदर ही अंदर अपनी उस हरकत पर बहुत अफसोस हुआ। हाँ, लेकिन जब तुम लाहौर से आई थी तब की थी। वो जो कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही रही थी, लब भींच कर रह गई। इसलिए की थी ताकि मुझे जता सको। मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? क्या उसका लड़ाई का मूड हो रहा है? फारिस ने अचंभे से उसे देखा। तुम मान क्यों नहीं लेते कि मुझे तुम्हारी मर्जी के मुताबिक जीना पड़ रहा है? पहले भी और अब भी। कतरा कतरा लफ्जों का तेजाब फारिस को अंदर ही अंदर झुलसाने लगा। बज़ाहिर वो आम से लहजे में बगैर किसी दुख का इजहार किए बात करती थी, मगर वो उसका गम, उसका दर्द बहुत अंदर से महसूस करने लगता था। तुम्हारे दिमाग में अब क्या चल रहा है? उसकी खामोशी से आजिज आकर वो बहुत संजीदगी से पूछ रही थी। तुम खुद को परेशान कर रही हो, उसने कहा। परेशान तुम मुझे कर रहे हो? वो उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर बोली। मैं कैसे मान लूं तुम अब कोई चाल नहीं चल रहे हो, या अब तुम्हारा कोई प्लान नहीं है? ये कैसे हो सकता है? इस तरह रवैया बदल कर तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, उसने वाजिया कह दिया। फारिस चंद लम्हों तक उसे खामोश नजरों से देखता रहा। अदील अहमद कल तुम्हें कैटलॉग दे जाएगा, फर्नीचर पसंद कर लेना। 1-2 दिन में कमरा फर्निश्ड हो जाए तो फिर तुम नीचे शिफ्ट हो सकती हो। उसका लहजा सख्त नहीं था, ना ही लफ्जों में नफरत की काट थी। हाँ, तो तुम यही चाहोगे? तुम तो पहले भी यही चाहते थे कि मैं इस कमरे से निकल जाऊं। वो कुछ हैरत से उसे देखकर रह गया। मैं तो बस इसलिए कह रहा था क्योंकि तुम्हें अलग कमरा चाहिए। हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मैं जब तक यहाँ हूँ मुझे अलग कमरा ही चाहिए। तुम्हारे साथ रहकर मुझे पागल नहीं होना, सर्द लहजे में कहकर कहीं और देखने लगी। वो चंद लम्हों तक उसे देखता रहा। चलो तुम्हारी एक टेंशन तो कम हुई, मुस्कुराहट दबाकर कहा। टेंशन कम नहीं करनी, मुझे खत्म करनी है। उसकी दीदा दिलेरी पर हैरान हुए बिना ना रह सका। अब मैं खुद को इसलिए तो खत्म नहीं कर सकता कि मैं एक टेंशन हूँ, लेकिन कोशिश करके खुद को थोड़ा सा बदल सकता हूँ। टेंशन की जगह कुछ और हो सकता हूँ। उसका लहजा खालिस दोस्ताना था। गर्दन मोड़कर वो कुछ सदमे से उसे देख कर रह गई। कहाँ वो जरा जरा सी बात पर आपे से बाहर हो जाता था, और कहाँ अब उसे किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आ रहा था। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे सर पर कोई चोट लगी है। हाँ, चोट तो लगी है, लेकिन सर पर नहीं। उसका मैनी खेस जुमला जन्नत के सर पर से गुजर गया। वो उसके पुरसुकून रवैये पर तप गई, उसकी मुस्कुराहट से चिढ़ गई। फिर गहरी सांस लेकर अपने असाब पर काबू पाते हुए उसकी तरफ देखा। वो सीने पर बाजू बांधे, चेहरे का रुख मोड़े उसे संजीदगी से देख रहा था। लैपटॉप की रोशनी उसके नफीस ग्लासेस पर मुनक्कस होती सब्जी माइल लहरों का तासुर दे रही थी। ग्लासेस में अच्छा लग रहा था। वो फौरन से नजर हटाकर दिल को झड़क दिया कि ग्लासेस के साथ अच्छा लगे या बुरा, उसे क्या। मत भूलना कि मैं यहाँ आंटी की वजह से सिर्फ डिलीवरी तक हूँ। उन्होंने मुझसे वादा किया है। अपने अंदर बहुत सारा खौफ और ढेर सारा गुस्सा लिए पिछले 3 दिनों में ये बात कई बार दोहरा चुकी थी। तुम जानती हो मैं मम्मी की कोई बात नहीं टालता। वो बस उस एक जुमले से ही उसके खदशात रफा कर सकता था। इसी बात की तसल्ली है, वरना तुम पर मुझे च्योंटी जितना भरोसा नहीं।
कहकर करवट बदल गई। फारिस ने कुछ ना कहा। जन्नत ने गहरी सांस लेकर आंखें मूंद ली। अदीना जुबैर का तस्वुर एक तरफ, मिसेस शेराजी की हदायतें और नसीहतें दूसरी तरफ, और आने वाले वक्त और फारिस की टेंशन तीसरी तरफ। इतना तो वो भी जानती थी, फारिस मिसेस शेराजी की कोई बात नहीं टालता था। यकीनन उन्होंने ही उसे ख्याल रखने का कहा होगा। अब बात बच्चे की थी तो वो ना चाहते हुए भी लहजे और रवैये में बदलाव ले आया होगा अपनी औलाद के लिए। इंसान इतना तो करता ही है, हाँ इतना तो करता ही है। एक सवाल पूछूं तुमसे? निगाहें स्क्रीन पर मरकूज थी। वो कुछ टाइप कर रहा था। जन्नत ने उसकी तरफ करवट बदल ली। अदीना जुबैर ने तुमसे तलाक क्यों ली? फारिस की उंगलियों की हरकत थमी। सांस ठहर गया। वो सवाल सिर्फ सवाल नहीं था। मध्यम रोशनियों का फानूस गोया छन्नाके से टूटकर उसके हवासों पर गिरा। उसके तासुरात बदल गए। नरमी मफकूद हो गई। गर्दन मोड़कर उसने जन्नत को देखा। तकिए पर सर रखे लिहाफ को होंठों तक खींचे। वो उसे ही देख रही थी। बज़ाहिर लहजे में कोई चुभन नहीं थी, ना ही आंखों में दरिया जैसा तजस्सुस नजर आ रहा था। मगर वो सवाल वो आम सा सवाल नहीं था। इतना खफीफ भी नहीं कि पूछने वाले पर भी असर अंदाज ना होता। रात काफी हो चुकी है, अब सोना चाहिए। उसने लैपटॉप बंद करके उठना चाहा। उसने तुम्हें छोड़ा और तुम उसे फिर भी अपनाना चाहते हो, क्यों? वो सरापा सवाल बनी पूछ रही थी। लहजा गुस्से से आरी था, ना सख्ती थी ना खौफगी। फारिस ने बहुत नरमी से उसके हाथ पर हाथ रखा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। तुमने मेरे मोबाइल से सारी तस्वीरें डिलीट कर दी, ये समझकर इस तरह मेरी याददाश्त से भी सब मिट जाएगा। वो उसकी नहीं सुन रही थी, वो सिर्फ अपनी कह रही थी। वो रुक कर उसे देखने लगा। जन्नत की सर्द आंखों में नमी तैर गई। चेहरा पोशीदा था मगर अजियत तो फिर भी आंखों से झलकती थी। मैंने देखा है तुम उसके साथ कितना खुश थे, उसने कहा। वो मौत जैसे सन्नाटे की जद में आया था। उसे अंदाजा था वो ऐसी बात करेगी, ऐसा सवाल, ऐसा इस्तफसार करेगी। मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। किस कदर कोशिश से उसने कहा। मैं भी नहीं करना चाहती थी, मगर तुम हर बार हमेशा मेरी पहली शादी को बीच में ले आते थे। जन्नत का लहजा आपके जरा सा तलख हुआ था। मैं गलत करता रहा तो क्या ये जरूरी है तुम भी वही गलती दोहराओ? गलती का एतराफ, हाँ ये गलती का एतराफ था। कुछ तो था उसके लहजे में, उसकी आवाज और आंखों में। बज़ाहिर संजीदा स्पॉट चेहरा, दुख गम से मुकम्मल आरी, मगर कुछ तो था, कुछ तो था। मैं जिक्र नहीं करूंगी तो तुम्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा कैसे होगा? वो उठकर बैठ गई। ये कैसे पता चलेगा कि जब किसी लड़की की दूसरी शादी होती है तो अपनी पहली शादी का जिक्र किसी सूरत नहीं सुनना चाहती। तुम जिक्र ना भी करो, मुझे अंदाजा है कि तुम किस तकलीफ से गुजरती रही हो। जन्नत अपनी जगह थम सी गई। आंखों में कुर्ब उतर आया, दिल गम से भर गया। तुम्हें अंदाजा है, वो भी मेरी तकलीफ का, सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे तुम्हारी पहली बीवी की बात कर रही हूँ? तुम मुझे इस तरह के जवाब दे रहे हो। उसका गुस्सा भरने लगा था, बर्दाश्त खत्म हो रही थी। एक्स वाइफ, फारिस ने तस्दीक की, और मैं चाहता हूँ तुम उसके बारे में मुझसे कोई बात मत करो। उसने संजीदगी से मना किया। लहजा अभी भी सख्त नहीं था। वो जैसे नॉर्मल लहजे में बहुत नॉर्मल सी बात कर रहा था, मगर उसके अंदर क्यों बात ना करूं? वो उठकर उसके सामने आन खड़ी हुई। वो मेरे सामने आ सकती है, मुझसे बात कर सकती है, अपनी मोहब्बत और तुम्हारी दीवानगी की दास्तान भी सुना सकती है, लेकिन मैं तुमसे उसके बारे में कोई बात ना करूं? आंखों में गैज़ो गजब का ठाठे मारता समंदर था। लहजा गुस्सीला, आवाज पथरीली। आज से पहले वो इतने गुस्से में उसे कभी नजर नहीं आई थी। तुम मुझसे मेरे माजी के बारे में सवाल कर सकते हो, मेरी साबका शादी का मजाक उड़ा सकते हो, मेरे किरदार पर बात कर सकते हो, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी के बारे में एक छोटा सा सवाल भी नहीं पूछ सकती। वो अजियत से हंसी। आंखें तर हो चुकी थी, मगर फारिस वो खामोश था। वो बिल्कुल खामोश था। उसके लब बाहम पेवस्त थे। उसकी आंखों में वीरानी उतरी हुई थी। उसका चेहरा तासुरात से आरी हो चुका था। वो इतना बोल गई थी, इतना कह गई थी, और वो फिर भी खामोश था। वो सर उठाए खड़ी थी और वो सर झुकाए उसकी आंखों में देख रहा था।
यकायक जन्नत को एहसास हुआ उसने अदीना जुबैर का जिक्र छेड़कर अपनी पोजीशन कमजोर कर ली है। अपना खौफ, अपने खदशात फारिस वजदान पर अयां कर दिए हैं। उसने पर्दा हटा दिया, उसने तारीखी बढ़ा दी है। मैं इसलिए नहीं पूछ रही कि मुझे तुम्हारी जिंदगी में कोई इंटरेस्ट है। अपने जज्बात पर काबू पाते हुए उसने आवाज को हत्तुल इम्कान मजबूत कर लिया। वो जो नमी आंखों में उभरी थी उसे छुपा लिया। वो जो खौफ जाहिर हुआ था लहजे से, बातों से, उसे दबा लिया। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, पहले भी कह चुकी हूँ, अब दोबारा कह रही हूँ। भले से किसी भी अदीना पुदीना को अपनी जिंदगी में ले आओ, आई रियली डोंट केयर। लेकिन मैं जब तक यहाँ हूँ एक ही घर में उसके साथ नहीं रहूंगी। एंड ऑफ डिस्कशन। अपनी बात खत्म करके वो बेड पर जा लेटी थी। लिहाफ उसने सर तक तान लिया था। अब खामोशी से सांसों को गिन रही थी, अपनी धड़कनों को सुन रही थी। दिल रो रहा था, दिल तड़प रहा था। मौत की सी खामोशी में उसे दरवाजा खुलने और फिर बंद होने की आवाज आई। कमरे में अब उसके सिवा कोई ना था। उसकी धीमी धीमी सिसकियां गूंजने लगी, जाने उसने सही किया था या गलत, मगर अब वो रो रही थी। सुबह की आंख खुली तो उस वक्त 10 बज रहे थे। पहले पहल धुंध में लिपटा जहन माउफ रहा, फिर ख्याल उभरे, बातें याद आई, अपनी बहस, सवाल और फारिस का रवैया याद आया। उठकर बैठते हुए उसने बेड क्राउन से टेक लगाई। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा फारिस टाई की नोट बांध रहा था। चेहरे के तासुरात नॉर्मल थे। वो उसकी तैयारी देखकर कुछ हैरान हुई कि आज उसका ऑफ था, मगर अपने काम से काम रखो असूल के तहत उससे पूछने की कोशिश नहीं की। कैसी तबीयत है? मामूल की तरह वो आज भी पूछ रहा था। ना लहजा सर्द था, ना तासुरात में सख्ती थी। वो रोज जवाब देती थी, आज खामोश रही। टाई की नोट बांधने के बाद उसने परफ्यूम छिड़का, फिर सामने सोफे पर बैठकर जूते पहनने लगा। जरूरी काम से चंद दिनों के लिए जर्मनी जा रहा हूँ। मुझे क्यों बता रहे हो? उसका वही खफा उखड़ा लहजा। हालांकि एतराज उस पर करना था कि अब क्यों बता रहे हो? नहीं बता सकता? उसने सवालिया आबरू उचकाई। पहले नहीं बताते थे तो अब क्यों बता रहे हो? अब के रुख बदलकर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। पहुंचकर कॉल करूंगा। वो उसका सवाल नजरअंदाज किए अपनी कहे गया। मैं रिसीव नहीं करूंगी, वाजिया कह दिया। वो उसे नहीं देख रही थी तो उसकी मुस्कुराहट भी नहीं देख सकी थी। मैं मैसेज करूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगी। चेहरे का रुख मशरिक की तरफ था। उसे फारिस की बातों पर अब गुस्सा आ रहा था। वो ऐसा कैसे जाहिर कर सकता है जैसे कल रात उनके माबैन कोई बात नहीं हुई थी, कोई लड़ाई या बहस नहीं हुई थी। रिकॉर्डिंग भेजूंगा, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी, वाजिया धमकी। और तुम तो बिल्कुल ठीक हो, मैं ऐसे ही फिक्रमंद हो रहा था। वो मुस्कुराया। वो अच्छा खासा तप गई, मगर तहम्मुल से बैठी रही। वो चंद लम्हों तक उसे मुस्कुराती निगाहों से देखता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। अपना ख्याल रखना, ये बात मैं तुमसे नहीं कहूंगी, खुद को बेवा होने से बचाने के लिए भी नहीं। क्या मुसीबत है? वो बुरी तरह से चिढ़कर झंझलाई और उठने का इरादा तरक करके दोबारा लिहाफ में घुस गई। और वो खड़ा रहा, मुतबस्सम निगाहों से उसे तकते हुए, उसकी मौजूदगी को अपने आसपास जिंदगी की तरह महसूस करते हुए। पल भर में कितने मनाजिर थे जो आंखों में समाये थे। उसका सी ऑफ करने के लिए उसके पीछे भागते हुए गाड़ी तक जाना, दरवाजा खोलना, बेतुकी सी बात पर बहस शुरू कर देना और फिर हंसते रहना। धराधर मैसेजेस, बहुत से सवालात। उसने कुछ अजियत से ख्यालात को झटक दिया। अल्लाह हाफिज, उसने कहा। जन्नत के वजूद में कोई जुम्बश ना हुई। कुछ देर बाद कदमों की आहट के साथ दरवाजा बंद हो गया। सुख भरी सांस लेकर लिहाफ हटाया। कुछ देर तक अपनी जगह चुपचाप बैठी रही, फिर उठकर बालकनी में जा खड़ी हुई। उसे फारिस वजदान गार्ड के हमरा अपनी गाड़ी की तरफ जाता हुआ नजर आया। किसी एहसास के तहत वो रुक कर मुड़ा। जन्नत तेजी से पिलर की ओट में हो गई। देखे बिना ही जान गई थी वो उसी तरफ ही देख रहा होगा। कुछ ही देर बाद गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई। उसने सर निकालकर एक बार फिर देखा। अकबी नशिस्त का शीशा नीचे हुआ था। घड़ी के चमकते डायल वाला हाथ बाहर निकला। फारिस ने हाथ हिलाया। उसने गड़बड़ाकर अपना सर अंदर कर लिया। पता नहीं वो उसकी हर हरकत को कैसे अंदाजा लगा लेता था। हड़बड़ाकर वॉशरूम में घुस गई। वो नाराज थी। उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। कभी खुद पर गुस्सा आ रहा था और कभी फारिस पर।
कभी अपनी सोच उलझाने लगती थी और कभी फारिस का रवैया सुलझाने लगता था। नाश्ते के बाद लॉन में टहलते हुए वो हत्तुल इम्कान पुरसुकून होने की कोशिश करती रही और इस कोशिश में बुरी तरह से नाकाम होती रही। उस पर नजर जमाए अक्सा ने कोई 7वीं बार ठंडी आह भरकर अपने कमरे की खिड़की से सर अंदर किया था। दोबारा माजरत के लिए जा चुकी थी। 3 बार आई एम सॉरी वाले का कार्ड लिखकर भेजे थे। 4 बार दूर से कान पकड़कर भी दिखाया था, मगर उसकी आपी वो तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं थी। एक लंबी सी ठंडी आह भरकर अपना सर तकिए पर रखा और बड़ी बुढ़ियों की तरह ठंडी आहें भरने लगी और तब ही उसे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। गेट खुलने के साथ ही गाड़ी अंदर दाखिल हुई। झट से उठकर खिड़की में आई। पोर्च में सफेद या रेस खड़ी थी। अदील अहमद बाहर निकल आया था। अल्लाह, ये क्या कर रहा है यहाँ? ग्लासेस हटाकर मौसूफ ने सीधा क्वार्टर्स की तरफ देखा था। वो झट से पर्दे की ओट में हो गई थी। दोबारा मोहतात होकर सर निकाला तो वो लॉन में होते हुए सदर दरवाजे की तरफ जा रहा था। हाथ में शायद कोई फाइल थी। उसने गहरी सांस लेकर फौरन आईना देखा। चेहरा बिल्कुल साफ और निखरा निखरा सा था, मगर उसे अपनी उस रात वाली शक्ल ही नजर आ रही थी और ये आज नहीं 1 हफ्ते से हो रहा था। चलो अच्छा हुआ जन्नत आपी खफा है, इसी तरह मुझे उसके सामने तो नहीं जाना पड़ेगा, उसे तसल्ली हुई। कैसे हंस रहा था उस दिन। अदील अहमद का चेहरा याद आया तो अपना चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा। ऐन उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर खोला तो सामने मुलाजमा खड़ी थी। आपको छोटी साहिबा बुला रही हैं। के कौन छोटी बेगम साहिबा? उसकी हवाइयां उड़ गई। मुलाजमा ने उसे ऐसे देखा जैसे उसकी अकल पर शक गुजरा हो। जन्नत साहिबा। वो घबरा गई। मुझे? उंगली से अपनी तरफ इशारा किया। जी हाँ, आपको। वो पैगाम देकर चलती बनी और अक्सा की तो सचमुच में जान पर बन गई। वो तो नाराज है मुझसे, क्यों बुला रही हैं आखिर? उसे रोना आया। एक बार फिर आईना देखकर तसल्ली की कि कहीं लाइनर वाइनर मस्कारा शिस्कारा वगैरह के निशान तो नहीं। फिर अपने तासुरात पर काबू पाती वजदान हाउस की तरफ भाग गई। मरकजी दरवाजे से लाउंज तक वो कैसे गई ये सिर्फ वो ही जानती थी। आपने मुझे बुलाया? पूरे एतमाद के साथ जन्नत के पास मुअद्दब सी जा खड़ी हुई। सामने अदील अहमद विराजमान था। मुलाजमा उसे मशरूब पेश कर रही थी। अक्सा ने भूले से भी उसकी तरफ ना देखा। तुम मेरी मैनेजर हो? जन्नत हैरान थी। अदील मुस्कुराहट दबा गया। अक्सा की शक्ल देखने लायक थी, क्योंकि रुख जन्नत की तरफ था तो आंखों ही आंखों में और जुबान हिलाकर उसे इशारे देकर और कुछ नहीं कहा। उस चाइनीज अदील के सामने तो बिल्कुल नहीं कि मजीद बेइज्जती वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अक्सा? जी आपी, वो। मैं घबरा कर दुपट्टे का पल्लू उंगलियों में घुमाया। एसी की ठंडक में पेशानी पसीने से तरबतर होश उड़े हुए। जन्नत ने गहरी सांस लेकर उसे देखा। हालांकि बुलाया तो इसलिए था ताकि उसकी क्लास ली जा सके, मगर जैसा कि मिस्टर अदील आप जानते हैं, मैं अपनी मैनेजर के बगैर कोई काम सर इंजाम नहीं देती। अक्सा की जान में जान आ गई। ममनून होती निगाहों से अपनी मालकन टाइप आपी को देखा। अदील हनूस मुबहम सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाकर रह गया। बैठो। आंखों से इशारा दिया तो वो जन्नत के बराबर में टिक गई। कैटलॉग थमाया, सफ़े पलटे। क्या शानदार फर्नीचर की तस्वीर थी। अक्सा की आंखें फैल गई। आप देखकर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अदील अहमद अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अब इजाजत चाहता हूँ, कोट के बटन बंद करते हुए कहा, लेकिन इससे पहले क्या मैं मिसेस शेराजी से मिल सकता हूँ? श्योर, मैं बुला कर लाती हूँ। जन्नत उठकर चली गई। अदील ने अक्सा की तरफ देखा, जो कैटलॉग पर नजरें गाड़े यूं बैठी हुई थी जैसे दुनिया का कोई मुश्किल तरीन काम उसके हवाले कर दिया गया हो और जिसे सर इंजाम दिए बगैर दुनिया ने खत्म हो जाना हो। कैसी हैं आप? सुनी अनसुनी किए खामोश रही। इसके साथ मेकअप पम्फलेट भी है। अदील ने फर्नीचर कैटलॉग की तरफ इशारा किया। ये ब्रांड वाटरप्रूफ मेकअप मुहैया करती है। थोड़ा महंगा हो सकता है, बट इट्स वर्थ इट। मेरी कजन यही इस्तेमाल करती है। और अक्सा का जी चाहा जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। आप अपने मशवरे अपने पास रखिए, सर उठाकर कहा, मगर जिस तरह उसने अपनी मुस्कुराहट जब्त की उसे एहसास हुआ वो अभी भी उसका वही चेहरा देख रहा है। अल्लाह करे इसका पाँव फिसले, कैचर में गिरे, सीढ़ियों से लड़के। आप ऑफिस के पूरे स्टाफ के सामने
तब कर सोचा आप उनसे मिल सकते हैं। जन्नत ने आकर कहा तो वो उठकर मिसेस शेराजी के स्टूडियो में चला गया। अक्सा ने मेकअप एड के सफ़े निकाले। छोटी से छोटी चीज की कीमत भी कोई 1000-2000 के करीब थी। अपने चंद एक तबक रोशन करवा कर उसने पम्फलेट बंद किया। मैंने कौन सा अब कभी मेकअप करना है। पम्फलेट तोड़ मरोड़ कर इकट्ठा किया। नेचुरल लुक होना चाहिए बस। दाहिने हाथ से बालों को झटक कर उठ गई। मिसेस शेराजी की मदद से अपनी पसंद का फर्नीचर मुंतखब करके अदील अहमद को मैसेज भेजने के बाद जब फारिग हुई तो फारिस का मैसेज आ गया। नोटिफिकेशन रिकॉर्डिंग थी। वो बदमजा हुई। अगर वो मैसेज लिख कर भेजता तो टिक ब्लू ऑफ करके वो आराम से मैसेज पढ़ सकती थी, मगर यहाँ तो पैगाम जानने के लिए रिकॉर्डिंग सुनना जरूरी हो गया था। और रिकॉर्डिंग तो हर हाल में इशारा देती है कि उसे सुन लिया गया है। मोबाइल साइड टेबल पर रखकर वो मैगजीन के वर्क गर्दानी करने लगी। उसे फारिस वजदान को बिल्कुल इसी तरह से नजरअंदाज करना था जैसे वो करता था। मगर ये सस्पेंस के उसने क्या कहा होगा, ये उसे कोई भी काम नहीं करने दे रहा था। फैशन मैगजीन की रंग बिरंगी तस्वीर से उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। मैगजीन रख कर मोबाइल उठा लिया। उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसकी बस वही इकलौती मेंबर और इकलौती एडमिन थी। फारिस की रिकॉर्डिंग प्ले किए बगैर उसी ग्रुप में शेयर की, फिर तसल्ली करके सुनना शुरू किया। जानता हूँ तुम मुझे सुन रही हो, ये ट्रिक मुझे भी आती है। गड़बड़ा कर मोबाइल बंद करके पड़े रखा जैसे वो अभी के अभी मोबाइल से निकल आएगा। मुसीबत, बुड़बुड़ा कर उठ गई। मोबाइल उसने कमरे में ही छोड़ दिया। रात गए तक फारिस के कई मैसेजेस, कई रिकॉर्डिंग्स और कई तस्वीर मौसूल होती रही, मगर उसने उसका हर मैसेज अनदेखा रहने दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अनदेखी रह जाती थी। दीवार गिर खिड़कियों के सामने वो सोफे पर आलती पालती मारे बैठी हुई थी। कुछ कागजात टेबल पर बिखरे थे और कुछ उसके बराबर में सोफे पर रखे थे। चंद एक हाथों में थे जिन्हें वो यकसुई से पढ़ रही थी। हर थोड़ी देर बाद उसकी आंखों का तासुर बदल सा जाता था। नमी ठहर जाती थी, दिल थम जाता था। वो एक एक लफ्ज, एक उम्मीद, एक तसल्ली, एक पैगाम समझकर पढ़ रही थी। उसने सर उठाकर मिसेस शेराजी को देखा। वो कैनवस की तरफ मुतवज्जा थी, मगर गाहे बगाहे उसे भी देख लेती थी। उसके तासुरात उन्हें एक अलवाही सी खुशी देते थे, जैसे वो कुछ समझ रही है, बदल रही है। आप इस तरह आयात को कैसे समझ लेती हैं? वो कहे बिना ना रह सकी। व्हील चेयर को हरकत देते हुए वो कुछ आगे हुई, उसके करीब, फिर हाथ बढ़ाकर कुछ सफात उठा लिए। लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट उबड़कर मादूम हो गई। जो सफा हाथ में था वो मुकम्मल जर्द रंग का था। जर्द रंग के सफे पर वो हमेशा आयात लिखा करती थी। गुलाबी सफात पर उनका रिसर्च वर्क होता था। हल्के सब्जी माइल सफे पर टू दी पॉइंट वो बात जो तहकीक का हासिल होती थी। और फिर ये सफात फाइल में एक तरतीब से लगे रहते थे। तुम्हारे ख्याल से एक औरत के लिए सबसे बड़ी 2 आजमाइशें कौन सी हो सकती हैं? उनका सवाल सुनकर उसकी नजरें बेसाख्ता उस जर्द सफे की तरफ उठ गई जो उन्होंने उसकी जानिब बढ़ाया था। उसने सफा थाम लिया। मिसेस शेराजी ने ये क्या पूछा था? वो क्या लिख रही थी जिसे उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था? क्या समझ रही थी जो आंखें इतनी नम और दिल इतना भर गया था? सफे पर 2 आयत लिखी थी। एक आयत उम्मे मूसा की थी जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को समंदर के हवाले किया था। दूसरी आयत मरियम अलैहिस्सलाम की थी जब उन्हें हमल ठहरा था। दोनों को लांजाई, गम ना करो कहा गया था और दोनों ही उस वक्त तकलीफ की इंतहा से गुजर रही थी। किरदार की पाकीज़गी और औलाद का गम। ज़हन ने फौरन ही काम किया था। उसने बेसाख्ता सर उठाया। बस अल्लाह का यही पैगाम ढूंढ रही थी। ला तहज़नी, गम ना करो। वो जानता है एक औरत का दिल कितना कमजोर है, खसूसन एक माँ किस तकलीफ से गुजरती है, किस दर्द को सहती है। उसके सिवा और कोई जान ही कैसे सकता था। वो कहकर खामोश हो गई और जन्नत तारहम भरी निगाहों से उन्हें देख कर रह गई। जवान औलाद की मौत का गम सहती हुई माँ, उसे मिसेस शेराजी के बेटे और फिर यतीम पोते का ख्याल आया। बेइख्तियार दिल में कुर्ब खुल गया। वो माँ बेटे के इस मामले में बिल्कुल नहीं आना चाहती थी। मगर आप फारिस से बात क्यों नहीं करती? किस बारे में? अपने पोते के बारे में। मिसेस शेराजी ने रुक कर उसे देखा। ये बात उससे करने वाली नहीं है बेटा।
वो बेबसी से मिसेस शेराजी को देख कर रह गई। वो ऐसा कैसे कह सकती थी? इस तरह फारिस को लाताल्लुक कैसे समझ सकती थी? वो उसका चच्चा है आंटी, बाप की जगह है। मिसेस शेराजी नजरें झुका गई। वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है, आप कोई भी आपका कोई भी कहा नहीं टालता, तो फिर कैसे? वो कैसे? वो अटक गई। ये मामला उसका नहीं था, ये बहस उसकी नहीं थी। मिसेस शेराजी नजरें झुकाए बिल्कुल खामोश बैठी रही। वो हमेशा ऐसे ही अपने दर्द, अपने गम पर्दे में रखती, ना खिलाफ कुछ सुनती थी, ना हमायत में कुछ कहती थी। उन्होंने जैसे खुद को सील बंद कर दिया था। वो फिक्रमंदी से उठकर उनके पास आ गई। आई एम सॉरी, मैंने आपको परेशान कर दिया ना? मोहब्बत से कहकर उनके गिर्द बाजू डाला। मैं मिलाऊंगी आपको उससे। वो नम आंखों से बामुश्किल मुस्कुराई। आप इस पेंटिंग को मुकम्मल करें जल्दी, क्योंकि मुझे अपने नए रूम में बेड के ऊपर यही पेंटिंग लगानी है। उन्होंने ख्यालात को झटक कर ब्रश उठाया। वो जैसे खुद को उस कैफियत से निकालना चाहती थी। जन्नत मेज पर रखी पेंटिंग्स देखने लगी। उनमें से दो तो उसने अपने कमरे के लिए निकाल ली थी, तीसरी का जायजा ले रही थी। उसे कमरे के इंटीरियर के हिसाब से वही रंग मुंतखब करने थे जो कमरे की दीवारों पर जचे। उसरी युसरा का क्या हुआ जन्नत? कुछ याद आ जाने पर उन्होंने पूछा। जन्नत ने मुड़कर उन्हें देखा। खफीफ सी होकर हंस दी। अभी सफर में हूँ, जल्द समझ लूंगी। मिसेस शेराजी मुस्कुराते हुए कैनवस की तरफ मुतवज्जा रही। ब्रश हरकत में था। कुछ याद आ जाने पर जन्नत उसके पास फ्लोर कुशन पर आ बैठी। आंटी, सूरतुत तलाक में भी तो उसरी युसरा की एक आयत है, अनकरीब अल्लाह तंगी के बाद आसानी कर देगा। सूरह इंशिरा के बरअक्स उस आयत में उसर के साथ अलिफ और लाम नहीं है, इसमें बाद है, माँ नहीं है। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। हाँ, मगर सवाल ये भी है, ये मुश्किल और आसानी वाली आयत सूरह तलाक में ही क्यों है? जी। जन्नत चौंकी। उन्होंने ब्रश रख दिया, रुमाल से हाथ साफ किए, फिर टेबल से कुरान उठा लिया, मतलूबा सफा खोला तो जन्नत उनके बराबर में सोफे पर बैठ गई। अब देखो, सूरत का नाम तलाक है, जिसे हम एक मायूब, एक अजियत भरा लफ्ज समझते हैं। इस एक लफ्ज में हमें रिश्ते का इख्तिताम, जुदाई, तकलीफ, रवैयों का दुख, सब्र का गम, हालात की फिक्र, मुआशरे की टेंशन, हत्ता के अपने किरदार की पाकीज़गी तक का खौफ नजर आता है। लेकिन जिस सूरत का नाम तलाक है, इस सूरत में ऐसे किसी भी खौफ, नाउमीदी और मायूसी की जगह नहीं है। कुछ अहकामात हैं और इन अहकामात के साथ उम्मीद है, तसल्ली है, जिंदगी के हवाले से एक मुस्बत पैगाम है और सरकश लोगों के लिए वईद है। एक लम्हा तौक़ुफ़ करके उन्होंने जन्नत को देखा, जो बहुत तवज्जो और गौर से उन्हें सुन रही थी। मैं सोचा करती थी कि कुरान में हर इंसान के लिए, हर कैफियत, हर हालात के हवाले से तसल्ली है, उम्मीद है, अजर का वादा है। जिसे एक माँ के लिए उम्मे मूसा की वो आयत कि अल्लाह कैसे दिल को जोड़ देता है और कैसे उन्हें नसीहत करता है कि वो गम ना करें। बीमारी के वक्त अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ, मछली के बतन में यूनुस अलैहिस्सलाम की पुकार, याकूब अलैहिस्सलाम की फरियाद, ज़करिया अलैहिस्सलाम की औलाद की ख्वाहिश और मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी का वादा। इसी तरह और भी बहुत से मामलात हैं, लेकिन एक मजलूम तलाक याफ्ता मर्द या औरत के लिए क्या होगा? जन्नत दम साधे उन्हें देख रही थी, उन्हें सुन रही थी। मुश्किल और सख्त हालात की तसल्ली और उम्मीद तो कुरान में हर जगह है। आजमाइश का जिक्र भी है, अजर का वादा भी है। लेकिन मैं तलाक के हवाले से इस उम्मीद और तसल्ली को इसी सूरत से समझना चाह रही हूँ, जो मखसूस इसी टॉपिक के लिए नाजिल हुई है। वो लम्हे भर को रुकी। अब देखो, सूरह तलाक की 12 आयात हैं। इनमें से 6 आयात के इख्तिताम पर हर टूटे हुए मोहज़न, गमगीन इंसान के लिए अच्छे उम्मीद भरे मैसेजेस हैं। संजीदगी से कहते हुए अब वो बराह रास्त उसकी आंखों में देख रही थी। अगर हम तफसीर के साथ पूरी आयत को समझेंगे तो फिर इसका मैनी और मफहूम हमें इस अहकाम के साथ जुड़ा हुआ नजर आएगा, जो आयत में तलाक, इद्दत, रज़ात वगैरह के हवाले से वाज़िया मौजूद है। लेकिन जब हम हर आयत के आखिर में उस एक मखसूस हिस्से पर गौर करेंगे तो हमें जिंदगी और अपने हालात के हवाले से एक मुकम्मल और मुनफरद पैगाम नजर आएगा, खसूसन एक तलाक याफ्ता के लिए। रुक कर उसकी जानिब देखा और चूंकि इस सूरत में तकवा का लफ्ज बारहा इस्तेमाल हुआ है, तो हम इस एक लफ्ज को भी अपने जहन में रख कर गहराई में उतरेंगे।
कुरान हाथ में था, खोलकर फिर उंगली रखकर बिलतरतीब वो आयत की निशानदही करने लगी। ये पहली आयत के आखिर में लिखा है और तुम क्या जानो, शायद अल्लाह उसके बाद कोई नई बात पैदा कर दे। सूरत तलाक आयत नंबर 1। जब आपको अपनी जिंदगी अंधेरा लग रही हो, सब खत्म हो चुका हो, दरवाजे बंद हो, ना उम्मीद नजर आए और ना आसानी का कोई सबब बाकी रहा हो, तो उस वक्त अल्लाह आपके लिए आपकी जिंदगी में कुछ नया कर सकता है। एक लम्हे में सब बदल सकता है। गम खुशियों में, महरूमियां अता में, सब्र अजर में और ख्वाब हकीकत में। लेकिन शर्त यह है आपके अंदर तकवा हो। रवानी से बोलते हुए वो एक लम्हे को रुकी। अब ये तकवा किन मामलात में होता है? एक खालिक के मामलात में, दूसरा उसकी मखलूक के मामलात में। रिश्ता चाहे अल्लाह के साथ हो या उसकी मखलूक के साथ, उसे निभाने के लिए आपकी सोच, आपकी नीयत, आपके अमाल बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि इन्हीं से अल्लाह की अदालत में उस बात का तयन होता है कि आप जालिम ठहरे हैं या फिर मजलूम, आप हद में रहे हैं या फिर सरकश हुए हैं, आपने अपने फराइज पे सर इंजाम दिए हैं या फिर अपने हकूक का ही मुतालबा करते रहे हैं। जन्नत कमाल की निगाहें आयात पर ठहर गई थी और कुरान के पैगाम मरहम की तरह थे, सीने की ठंडक और दिल का सुकून। और फिर दूसरी आयत के इख्तिताम पर है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए नजात की सूरत निकाल देता है। मुखरिज, बाहर निकलने का रास्ता, उस तंगी, परेशानी, गम या मुसीबत के दायरे से बाहर का रास्ता। मुखरिज, एग्जिस्ट। आप इस दायरे, इस आजमाइश, इस मुसीबत से एक लम्हे में बाहर होंगे। यहाँ भी तकवा लाजमी शर्त है। संजीदगी से कहकर उंगली को अगली आयत पर रखा। तीसरी आयत में एक साथ 3 मैसेजेस हैं और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी ना हो, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है सो वही उसको काफी है। बेशक अल्लाह अपना हुक्म पूरा करने वाला है। अल्लाह ने हर चीज के लिए एक पैमाइश मुकर्रर कर दी है। शादी, मोहब्बत, खुशी, सुकून, इज्जत, औलाद, ये रिस्क हैं और ये रिस्क अपने साहिब तक अल्लाह की मर्जी से हर हाल में पहुंचता है। जन्नत और वहां से पहुंचता है जहां उसे गुमान भी ना हो। बात सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल की है, उम्मीद की है, यकीन की है। आप अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर अल्लाह ही की मर्जी से कदम उठाएंगे तो अल्लाह अपना हुक्म जरूर पूरा करेगा। जहां आसानियों का वादा है वहां आसानियां जरूर मिलेंगी। रुक कर कहा, फिर आगे लिखा है, और जो अल्लाह से डरता है वो उसके काम आसान कर देता है। इसमें युसरा इस्तेमाल हुआ है अलिफ के साथ। यहाँ युसरा को तकवा से जोड़ा गया है। अब तवज्जा का मरकज अगली आयत थी। जो अल्लाह से डरता है तो अल्लाह उससे उसकी बुराइयां दूर कर देता है और उसे बड़ा अजर भी देता है। अब जरा हम रुक कर इस पर गौर करते हैं। तकवा के जरिए यासियत का मिट जाना, बुराइयां, गुनाह या जो भी, बास दफा हम जिंदगी के मुश्किल तरीन हालात से इसीलिए गुजारे जाते हैं ताकि हमारी तमाम की तमाम यासियत मिटाई जा सके, और जब हमारी यासियात ना रहें तो फिर अजर रह जाता है, और ये अजर सिर्फ आखिरत से जुड़ा हुआ नहीं होता जन्नत, ये दुनिया में भी मिलता है आसानियों की सूरत। फिर छठी को छोड़कर 7वीं आयत के इख्तिताम पर है, अनकरीब अल्लाह तंगी के बाद आसानी कर देगा। और जैसा कि तुमने कहा, यहाँ बाद है, माँ नहीं है। सिजल इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है कन्फर्म बात है, ऐसा ही होगा। तो क्या ये कोई और उसर है? सवाल करके उसकी आंखों में देखा। जन्नत के पास फिलहाल कोई जवाब ना था। और देखो, इन तमाम लफ्जों के आखिर में अलिफ है। उम्रा, मुखरजा, कदरा, अजर, अजरा, युसरा, सब के आखिर में अलिफ है। और इस नुक्ते पर आकर जन्नत एक लम्हे के लिए बिल्कुल सुनसी हो गई थी। मुझे अंदाजा नहीं था ऐसा कोई हिंट इस सूरत से मिल सकता है। मिसेस शेराजी मुस्कुराई। जब तुम युसरा को जान लोगी तो ये सारे लफ्ज तुम्हें बेहतर समझ में आ जाएंगे। बात खत्म हो गई। जन्नत की निगाहें सफ़े पर, आयात पर और हरूफ पर ठहरी रह गई। क्या सोच रही हो? जिंदगी के दीगर सख्त हालात की तरह तलाक भी इंसान को तोड़ती है आंटी। और अफसोस की बात यह है कि एक तलाक याफ्ता को जिंदगी और रिश्तों के हवाले से कोई उम्मीद नहीं दिलाता, मगर जिसके हाथ में हमारी जान है, हमारा नसीब है, हमारी खुशियां और हमारा रिस्क है, वो दिला रहा है।
इसी सूरत में जिसका नाम तलाक है। अपने अंदर के गम से लड़ते हुए वो कह रही थी, जब मुझे तलाक हुई तो मुझे लगा था मेरी पूरी जिंदगी अब खत्म हो गई है, मेरी हैसियत मट्टी हो चुकी है, अब मैं सारी उम्र ऐसे ही रह जाऊंगी या शायद किसी बड़ी उम्र के शख्स से मेरी शादी कर दी जाएगी। खानदान के लोग बातें करते थे, मुझे दूसरों की आंखों में अपने लिए इज्जत नजर नहीं आती थी। मेरे इतने सब्र और बर्दाश्त के बावजूद सबको कसूर मेरा ही नजर आ रहा था और मैं वक्त जैसे पलट आया था, वो जैसे उसी टेंशन ज़दा माहौल में कैद हो गई थी। मैं एक कमरे में बंद हो गई, मायूस हो गई। मैं झूठ नहीं बोलूंगी अगर मैं आपसे ये कहूंगी कि मैं अपनी तलाक के बाद सचमुच में मर गई थी। उसने कहा, तो फिर क्या वैसा हुआ जैसा तुमने सोचा था? उन्होंने नरमी से पूछा। जन्नत की आंखें नम हो गई, नफी में सर हिलाया। मैंने इस जिंदगी का तो तसव्वुर ही नहीं किया था। यही तो मेन पॉइंट है सूरत तलाक का, उन्होंने कहा। यही तो उम्मीद और यकीन है जिसे हमने अपने मुश्किल तरीन हालात में कायम रखना है। रुक कर उसकी आंखों में देखने लगी। मुझे एक बात बताओ, वो सारी की सारी मनफी सोच, ख्याल, वसवसे और नाउमीदी तुमने कहाँ से ली थी? जन्नत ने सर उठाकर उन्हें देखा। सवाल वाजिया था। वो बुरी तरह से चौंकी थी कि बात सिर्फ उन सरगोशियों की नहीं थी जो शैतान उसके अंदर करता था, बात उन सरगोशियों की भी थी जो इंसानों के जरिए उस तक पहुंचती थी। टॉक्सिक रिलेशन से आजाद होने का मतलब हर किसी ये नहीं कि आप कमतर हो चुके हैं या आपका रिस्क, आपके हिस्से की बरकतें, आपके हिस्से की खुशियां आसमान की तरफ उठा ली गई हैं, या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो आपका है वो आपका ही है। पूरी दुनिया मिलकर भी आपको उस नेमत से महरूम नहीं कर सकती जो अल्लाह ने आपके के लिए लिख दी है। आपकी शादी भी होगी, आपका घर भी आबाद होगा। लोगों की बातें, उनके तंज, उनके ताने, उनकी निगाहें, उनके सवाल, उनके इशारे आपसे आपका रिस्क नहीं छीन सकते। उसे देखते हुए कह रही थी, वो जैसे उस जन्नत से मुखातिब थी जो अपनी पहली तलाक पर एक बंद कमरे में गमज़दा सी मायूस बैठी थी। उस जन्नत से जो युसरा के मैनी तलाशती सूरत तलाक तक पहुंच गई थी, जो अपनी जिंदगी के हर पहलू के हवाले से एक मुस्बत पैगाम, एक उम्मीद ढूंढ रही थी। लोगों के हाथों में आपका नसीब नहीं होता जन्नत, वो आपके मालिक नहीं है, वो आपके राजिक नहीं हैं। उन्होंने आपको तख्लीक नहीं किया है, सो उन्हें इस बात की इजाजत ही क्यों दी जाए कि वो आपके अंदर मायूसी का जहर भर दें, आपसे आपके ख्वाब छीन लें, आपको आपकी अपनी नजरों में बेवकूफ कर दें। आपने सिर्फ अल्लाह को देखना है, सिर्फ अल्लाह को सुनना है और सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा रखना है, जिसने आपसे खुद आसानियों का वादा किया है। उनका एक एक लफ्ज उसे दिल की गहराइयों में उतरता महसूस हुआ था। मिसेस शेराजी ने कुरान उसकी हथेलियों पर रख दिया था। तलाक इस बात की इलामत है, आपका एक ताल्लुक, एक रिश्ता आपकी अपनी बेहतरी के लिए खत्म हो चुका, इस बात की नहीं कि आप खत्म हो चुके। उन्होंने ब्रश उठा लिया। हर इख्तिताम एक नए आगाज से जुड़ जाता है। ये हम हैं जो अपना एंड खुद कर लेते हैं, इन लोगों की वजह से जिनका हमारी जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं। तीन रंगों को एक दूसरे में जुम करके एक नया अछूता रंग तख्लीक किए वो अधूरी पेंटिंग को मुकम्मल करने लगी थी। जन्नत सर झुकाए सफ़े पर नजरें जमाए बैठी थी। अमूमन मैं किसी भी सूरत को समझते हुए इस बात पर भी गौर करती हूँ कि इसमें अल्लाह की किन सिफात का जिक्र किया गया है, जैसा कि इसमें अल्लाह और कदीर, कुदरत रखने वाला इस्तेमाल हुआ है। ये भी एक निशानी है। नीचे की बाकी आयात पढ़ोगी तो तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि जो हद से तजावज करते हैं, अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं, जुल्म करते हैं, तो उनके हिस्से में शदीद अजाब आता है। सो इस बात का सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई किसी पर जुल्म ढाकर खुश रह सकता है या किसी को बर्बाद करके अपनी जिंदगी आबाद कर सकता है। बात जैसे अब खत्म हो चुकी थी, मगर वो चाहती थी मिसेस शेराजी बोलती रहे और वो सुनती रहे, समझती रहे। कितनी बार इस सूरत को पढ़ा था उसने और कितनी ही बार उसे सिर्फ अहकाम के हवाले से जाना था। कभी कभी उसकी नजरें इन आयात पर नहीं गई थी, उस पैगाम पर, उस उम्मीद पर नहीं गई थी। अब तुम कब तक मुझे युसरा के मैनी बताने वाली हो? खुशगवार लहजे में पूछा तो वो नम आंखों के साथ मुस्कुरा दी। इंशाल्लाह बहुत जल्द। फिर आपको बस मुझे एड्रेस देना होगा। मैं आपके पोते से मिलने जाऊंगी और सिर्फ इतना नहीं, मैं उसे यहाँ भी लाऊंगी। देखना आप, वो उनसे लिपट कर कह रही थी।
वो धीरे से मुस्कुरा कर रह गई, मगर आंखों की नमी कुछ और बढ़ गई थी। वो जर्मनी से तीसरे दिन ही आ गया था। जन्नत उसके जल्दी आ जाने पर हैरान हुई, मगर कोई सवाल न किया। आजकल वैसे भी वो अपने नए कमरे की सेटिंग में मसरूफ थी। फर्नीचर तकरीबन सेट हो चुका था। अब बस उसे कमरे को रहाइश के काबिल बनाना था। कुछ सामान रखना था, कुछ चीजें खरीदनी थी। अभी भी वो अक्सा के साथ अलमारी में कपड़े रखवा रही थी जब वो दस्तक देकर अंदर आया था। एक सताइशी सी निगाह पूरे कमरे में दौड़ाई। सफेद रंग वैसे भी मेरा फेवरेट है। उसे पता था कब कैसे जन्नत कमाल की खुशी को गारत करना है। वो अंदर ही अंदर शोलों की जद में आ गई, मगर जबरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर सजाए उसकी तरफ मुड़ी। ओह, मुझे मालूम नहीं था। वैसे आंटी का कमरा बिल्कुल सामने है। वो उसके जवाब पर मुस्कुराए बिना ना रह सका। फिर हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे लेते हुए जन्नत ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। मेरे दोस्त की शादी है, हम हफ्ते को लंदन जा रहे हैं। वो उसे देख कर रह गई। फिर मुलाजमाओं का लिहाज करके वो उसके पीछे बाहर आ गई। हम क्यों जा रहे हैं? लहजे में दबा दबा सा गुस्सा था। तुम खुद जाओ। चला जाता, लेकिन कार्ड पर मिस्टर एंड मिसिज लिखा हुआ है। जन्नत ने दांत पीस कर उसे देखा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। वो अपनी जिद पर अड़ गई, और यह जिद शाम तक खुद ही खत्म हो गई जब मिसिज शेराजी ने अपने पास बैठाकर उसे शादी अटेंड करने के लिए रजामंद किया। वो उन्हें इनकार नहीं कर सकी थी, और चूंकि बात फारिस के दोस्त की थी तो फॉर्मेलिटी पूरी करने को ही सही उसकी शिरकत जरूरी थी। वो ऊपर कमरे में आई तो चेहरा अच्छा खासा फूला हुआ था। वैसे पैकिंग की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। इशारा उस बैग की तरफ था, वार्डरोब के साथ खड़ा था, और जिसे वो 2 माह पहले तैयार कर चुकी थी। मुझसे कोई बात मत करो तुम। एक कहर भरी नजर उस पर डाली और वॉशरूम में घुस गई। वो जेरे लब मुस्कुरा कर रह गया। वो लंदन पहुंचे तो उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। एयरपोर्ट से बाहर गाड़ी पहले से मौजूद थी। इंतजार में गार्ड और सेक्रेटरी भी खड़े थे। उसे लंदन की फिजा में सर्दी का शिद्दत से एहसास हुआ था। गाड़ी का सफर कुछ खामोशी से कटा था। अलबत्ता फारिस वक्फे वक्फे से आने वाली कॉल्स रिसीव करता रहा था। उसका अपार्टमेंट लंदन के एक पॉश एरिया की 14वीं मंजिल पर था। वो सफर से कुछ इस हद तक थकी हुई थी कि पहुंचते ही सो गई थी। दोपहर में आंख खुली तो फारिस मौजूद नहीं था। अलबत्ता मेड किचन में खाने का इंतजाम कर रही थी। उसने घूमकर पूरे घर का जायजा लिया। लग्जरी अपार्टमेंट का सारा इंटीरियर सफेद रंग का था। हर एक शय नफीस और कीमती थी, बेइंतहा पुरताइश। बेडरूम एक ही था, मगर ऐसा शहाना और खूबसूरत कि वो सराहे बिना ना रह सकी। एक मुसलमान मेड थी जो घर की देखभाल और खाने का इंतजाम संभाले हुए थी। उसने खिड़कियों से पर्दे हटाकर लंदन की फलक बोस इमारतों को देखा, और रात तक वक्फे वक्फे से यही सरगर्मी दोहराती रही। पहले दिन तो फारिस अपने बिजनेस के मामलात में काफी मसरूफ रहा, और वो भी घर राज के बोर हुई। दूसरे दिन वो शाम को ताखीर से घर आया था, और तीसरे दिन तो वो घर से कहीं गया ही नहीं। मसरूफ इतना जैसे सर्द खुजाने की भी फुर्सत नहीं। मेट ने शाम के खाने के लिए कुछ ग्रोसरी का सामान लेना था। उसे बाहर जाता देखकर वो खुद भी तैयार हो गई। जरूरी है अब वो लॉर्ड साहिब की मिन्नत करे कि अब लंदन ले ही आए हो तो थोड़ा घुमा फिरा दो, और वो वैसे भी वो कौन सा खुशी से लाया था, मौसूफ की मजबूरी थी। शादी कार्ड पर मिसिज एंड मिस्टर फारिस जो लिखा हुआ था, कैसे जता कर कहा था उसने, जैसे अगर सिर्फ मिस्टर फारिस लिखा होता तो वो अकेला ही आता। कहीं जा रही हो? वो लाउंज में लैपटॉप और फाइल्स के दरमियान घिरा बैठा था जब उसे कमरे से कोट, मफलर और दस्तानों में तैयार श्यार सा बाहर निकलता देखा। उसे फारिस का सवाल भी अजीब लगा। बैग में मोबाइल और पानी की बोतल रखते हुए उसकी तरफ देखा। मेड के साथ मार्केट तक जाना चाह रही हूँ, आउटिंग के लिए। उसे फारिस का सवाल भी अजीब लगा। बैग में मोबाइल और पानी की बोतल रखते हुए उसकी तरफ देखा। मेड के साथ मार्केट तक जाना चाह रही हूँ, आउटिंग के लिए। इस वक्त फारिस ने कलाई मोड़ कर वक्त देखा। शाम के 5 बज रहे थे। क्यों इस वक्त नहीं जा सकती मैं? उसकी आंखों में नागवारी सी धड़ आई। वो उठकर उसके पास आ गया। मैं कल तक फ्री हो जाऊंगा तो चलेंगे। मैंने तुमसे इजाजत तो नहीं मांगी, लेकिन मैं मना कर रहा हूँ। फारिस का लहजा हनूज नरम था।
किस हक से मना कर रहे हो? वो सवालिया निशान बन गई। वो खामोश हो गया। उसका अंदाज, उसका लहजा, उसका रवैया। अब वो कैसे कहे कि फिक्र में मना कर रहा है, जबकि उसे किसी भी बात पर यकीन नहीं आता था। शायद मैंने कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन उसे जुमला मुकम्मल करने पर कुछ दिक्कत हुई। इसलिए कि यहाँ मेरे दुश्मन ज्यादा हैं। तो वो यूं देख रही थी जैसे उसे फारिस की बात समझ ही ना आई हो। वो चंद लम्हों तक उसे देखता रहा। मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो। अगले कई लम्हों तक जन्नत साकत सी खड़ी रह गई थी। बीवी अब हूँ? 5 माह पहले तक क्या थी? वो एक सवाल कारी ज़रब जैसा था। उसे लगा वो जमीन की तहों में उतर गया है। पहले तो तुम्हें कभी फिक्र नहीं हुई, कभी रोक टोक नहीं की। घंटों तुम्हारे ऑफिस के बाहर इजाजत के लिए खड़ी रहती थी, सिर्फ इसलिए कि तुम मना करो और मैं रुक जाऊं, ताकि मुझे एहसास हो तुम मुझे अपनी जिम्मेदारी समझते हो। मगर तुम क्या करते थे? जवाब तक नहीं देते थे। कभी मना नहीं किया, कभी मोहतात रहने को नहीं कहा, कभी परवाह नहीं की। और अब अचानक तुम्हारा ख्याल है मुझे इजाजत भी लेनी चाहिए और तुम्हारे मना करने के बाद रुक भी जाना चाहिए। उसके लिए मैं तुम्हारी बीवी हूँ। उसका लहजा तंज में घुल गया, मगर आंखों की नमी, आवाज की कमजोरी, उसके जज्बात, उसकी तकलीफ अयां कर रही थी। मुझे वो कार एक्सीडेंट के वक्त तुम्हारे तासुरात नहीं भूलते। तब तुम चाहते थे मैं मर जाऊं। मेरी हादसाती मौत तुम्हारे बहुत से मसले हल कर देती है ना? उसकी आंख में अपने लिए शक, गुस्सा, बदगुमानी, बेएतबारी जैसे तासुरात देखता बिल्कुल खामोश खड़ा था। अब अब बात आपके बच्चे की है तो तुम्हें फिक्र हो रही है, लेकिन तुमसे ज्यादा फिक्र मुझे है। बैग एक कंधे से दूसरे कंधे पर डाला। हमेशा की तरह फारिस के तासुरात उसकी समझ से बाहर थे, मगर उसकी आंखें फारिस वजदान की आंखें। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। बंद दरवाजे के उस पार लिफ्ट के ऐन सामने वो सर झुकाए खड़ी रही। आंखें आंसुओं से लबालब भरने लगी थी। चेहरा जज्बात की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। उसे बहुत रोना आ रहा था, मगर वो रोना नहीं चाहती थी। फारस की मेड के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। आंखें साफ करके इतराफ में गिरती लिटों को पीछे अड़सा, मफलर को अच्छी तरह से लेती आगे बढ़ गई। वो मेड के साथ बार्क लेन मार्केट में आ गई थी। भांत भांत के लोग थे। सड़क और मुख्तलिफ दुकानों पर काफी रश था। एक हलचल और शोर सा मचा हुआ था। खरीदो फरोख्त जारी थी। कोट की जेबों में हाथ डाले इतराफ का जायजा लेते हुए वो आगे बढ़ती रही। मेड हर थोड़ी देर बाद कलाई मोड़कर वक्त देखती थी, और फिर उसे, जिसके चेहरे पर अब गम या खौफ का कोई तासुर न था, आंखें जाने कब तक की खुश्क हो चुकी थी। मेड को वापसी की जल्दी थी। शाम के खाने का इंतजाम भी देखना था, मगर जन्नत उसकी भी नहीं सुन रही थी। वो बस टहल रही थी, चीजें देख रही थी, घूम रही थी, और कहीं अगर हाथ में हाथ डालकर घूमते जोड़े पर नजर पड़ती तो वो बुड़बुड़ा भी रही थी। इस कदर खुली फिजा और माहौल में, इतने सारे लोगों के बीचों बीच उसे एक बार फिर शिद्दत से तन्हाई का एहसास हुआ था। अजीब सा दुख था, हसरत थी, गम था और गुस्सा था। दाएं तरफ से मुड़ते हुए उसकी नजर कलामशीन पर जा ठहरी। ग्लास बॉक्स के अंदर बेतहाशा रुई के रंग बिरंगे खिलौने थे, मगर उसकी तमाम तर तवज्जो सब्जी माइल डायनासोर पर थी, जो उसे बहुत खूबसूरत लगा था। मैं ये ट्राई करना चाहती हूँ, मेड से कहकर आगे बढ़ गई। हर तरह की मनफी सोच और ख्यालात को झटका। दिल को संभाला कि क्या हुआ अगर जो वो अकेली है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने लम्हात को यादगार नहीं बना सकती। मेड का मोबाइल बज उठा। उसने जेब से निकालकर स्क्रीन को देखा तो चेहरे के तासुरात बदल गए। जन्नत उसकी तरफ पुश्त किए खड़ी थी। अब चूंकि बैग के साथ कलामशीन से डायनासोर निकालने में दिक्कत हो रही थी, सो उसने अपना बैग मेड को थमाया और शुरू हो गई। पहले कोशिश में नाकाम, दूसरी में भी नाकाम, तीसरी कोशिश में डायनासोर हाथ में था। उसकी खुशी देखने लायक थी। मेड भी देखते हुए बर वक्त मुस्कुराई। इंसान को अपने साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। जरूरी है कोई साथ हो, तब ही आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। उसने दिल ही दिल में खुद को शाबाश दी। फिर खिलौना मेड के हवाले करती दूसरे स्टॉल से नन्ही नन्ही सी अशियां देखने लगी। उसे अक्सा के लिए एक आईना पसंद आया, और तब ही वो अपना पर्स लेने के लिए मुड़ी और अपनी जगह थम गई। मेड वहां कहीं नहीं थी। उसने घबराहट के आलम में घूमकर चारों तरफ देखा, आसपास बहुत दूर तक देखा, मगर वो उसे कहीं भी नजर ना आई। जन्नत का दिल तेजी से धड़कने लगा, सांसें फूलने लगी।
यकलख्त कदम उठाती वो आगे बढ़ी, दाएं तरफ फिर बाएं तरफ। उसके बाद नाक की सीध में कदम उठाई गई। वो भटक गई थी, बिछड़ गई थी, इतने बड़े शहर में यकायक तन्हा हो गई थी, इतने सारे लोगों के हिजोम में। एक बार फिर अदम, एक बार फिर नफी हो गई थी। सूरज मुकम्मल गुरूब हो चुका था, नलगू आसमान रंग बदल रहा था, स्ट्रीट लाइट्स की रोशनियां चहार सू नजर आ रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करे, कहाँ जाए। फारिस का नंबर उसे याद नहीं था, अपना मोबाइल भी पास नहीं था। अपना बैग मेड के हवाले करने पर वो पछता रही थी, मगर अब क्या हो सकता था। मफलर गर्दन के गिर्द अच्छी तरह से लेते हुए दस्तानों में मुकीद हाथों को मुंह पर रखा। अब वो दीवार से लगी खड़ी थी, आते जाते लोगों को कुछ खौफ और घबराहट से देखती हुई। सामने ही ओल जलोल से हुलिये में दो लड़के खड़े थे। बार बार रुख मोड़कर उसकी तरफ देखा तो अंदर तक लर्ज गई। आंखों का खौफ अयां था, तब ही नजरों में आ रही थी। एक बार फिर कदम उठाती आगे बढ़ी। घंटा डेढ़ घंटा वो तलाश में घूमती रही। ना पैसे थे, ना घर का एड्रेस मालूम था, और ना किसी से जान पहचान। रोती सिसकती एक गली में खड़ी हो गई। वो मेड फारिस की। यकीनन ये फारिस का हुक्म होगा, यकीनन उसने ही सजा के लिए ये हरकत की होगी। वो उसकी गलतियां नजरअंदाज नहीं करता था, वो बदले लेता था, वो सजाएं देने वालों में से था। रोते सिसकते अपना सर घुटनों पर रखा, वजूद सर्दी की शिद्दत से कपकपा रहा था। वो ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे, वो भी तब जब वो इस हालत में है।